तो ये 10th क्लास का साइंस का 2019 का क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड है 820 BM। तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन 3 हिस्सों में होता है। पहला होता है फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा बायोलॉजी का। 3 पोर्शन होते हैं इसमें। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। खंड का फिजिक्स वाला पोर्शन। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण होता है या तो समतल अथवा उत्तल। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी पूछ ले तो वो अनंत होती है। किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर BI। तो इसमें BI सही आंसर है। ठीक है। किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनरेटर से 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति क्या है? तो दिया है B बराबर 220 वोल्ट, I बराबर 0.5 एम्पीयर। हमें P निकालना है। P यहाँ वैद्युत शक्ति है। तो फॉर्मूला P बराबर BI 220 गुणा 0.5। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 110 आ जाएगा और इसका मात्रक होता है वाट। तो हमने वाट लिख दिया है। उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसमें फोकस दूरी क्षमता निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे P बराबर 100/f और P बराबर 1/f। 100/f कब इस्तेमाल करते हैं? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो ये 100/f इस्तेमाल करते हैं, और जब फोकस दूरी मीटर में दी हो तो P बराबर 1/f इस्तेमाल करते हैं। तो 100/20, 20×5 = 100, तो 5 आ जाएगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, तो हमें D लिख देते हैं। स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के आपतन कोण की ज्या साइनाई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइनार का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक n कहते हैं। साइनाई बटे साइनार बराबर नियतांक बराबर n। स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देते हैं। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न होती है। इसमें अथवा वाले भी क्वेश्चन के आंसर लिखा है, आंसर बता दे रहा हूं मैं, लेकिन आपको किसी एक को ही करना है। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखाचित्र बनाइए। एक रंग के लिए आपतन व विचलन कोण को निरूपित कीजिए। जब श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों के क्रम में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका डायग्राम है। इसमें ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ये प्रिज्म है। इसमें श्वेत प्रकाश गया और अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। इस अवयवी रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें 7 अवयवी रंग क्रम से ये हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको याद करने का तरीका होता है विबग्योर, VIBGYOR। विचलन कोण। किसी प्रिज्म द्वारा आपतित किरण तथा प्रिज्म से निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण अर्थात डेल्टा कहलाता है, जिसे डेल्टा से दर्शाते हैं। आपतित किरण ये जा रही है, प्रिज्म है ये। आपतित किरण गई, जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन गई कैसे? ऐसे गई। तो ये इसका विचलन हो गया। कितना विचलन हुआ? डेल्टा डिग्री। ठीक है। इसमें आई जो है आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, विचलन कोण डेल्टा है, प्रिज्म कोण ए है। समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो समांतर क्रम के व्यंजक आपको पता होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से। तो ये R1, R2, R3 दिख रहे होंगे आपको, जो एक ही साइड जुड़े हुए हैं, और इसके दूसरे सिरे दोनों तीनों के ये बी पॉइंट से जुड़े हुए हैं।
और इसमें एक बैटरी लगा दी गई है और एक कुंजी लगाई है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच एक ही विभवांतर होता है। बिंदु ए और बी के बीच 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने पर ए बिंदु पर धारा 3 भागों में बंट जाती है। देख सकते हैं धारा I1, I2 और I3 में बंट जाती है और मिलकर वापस धारा I बन जाती है। तो ये बी पॉइंट पर पहुंची तो धारा वापस I बन गई है। माना बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर बी है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बी होगा, क्योंकि अभी ही बोला था कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच एक ही विभवांतर होता है। तो ओम के नियम से R बराबर बी बटे आई, यानी बी बराबर आई आर, आई बराबर बी बटे आर, जिसको इधर आई को इधर ले गए और आर को नीचे ले आए। धारा I1 के लिए धारा I1 बराबर बी बटे R1, समीकरण नंबर 1। धारा I2 बराबर I2 के लिए धारा I2 बराबर बी बटे R2, समीकरण नंबर 2। धारा I3 के लिए धारा I3 बराबर बी बटे R3, समीकरण नंबर 3। और ये I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 4। I बराबर बी बटे R1, इसमें समीकरण नंबर 4 में ये सबके ऊपर के 1, 2 और 3 के मान लगा दिए गए हैं। तो I बराबर बी बटे R1 प्लस बी बटे R2 प्लस बी बटे R3। यदि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो, तो ओम के नियम से R बराबर बी बटे आई, या बी आई बराबर, इसको आई को इधर ले गए, R को नीचे ले आए, आई बराबर बी बटे आर, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 6 से इसमें आई का मान लगा देते हैं, तो बी बटे आर, तो बी बटे आर बराबर बी बटे R1 प्लस बी बटे R2 प्लस बी बटे R3। इसमें बी को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बी से बी कट गया, 1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें अथवा वाला क्वेश्चन है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है तथा प्रतिरोध 1.6 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इस तार का व्यास 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? तो इसमें डी दिया है, इसका व्यास दिया है डायमीटर 0.5, प्रतिरोध दिया है 10 ओम तथा प्रतिरोधकता दी है रोहो 1.6 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। तो फॉर्मूला होता है रोहो बराबर RA/L। इसमें डायमीटर दिया है यानी व्यास दिया है, तो व्यास, तो हम क्षेत्रफल को व्यास में बदल देते हैं। तो ए बराबर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई बराबर डी बटे R2, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में लगा देते हैं हम, और एल बराबर आर गुणा पाई डी बटे 2 का स्क्वायर बटे रो। अब इस पर सभी के मान लगा दिए हमने इसमें, और ये डी बटे 2 का स्क्वायर है, तो हमने इसको डी को 2 बार लिख लिया है, 0.5 गुणा 0.5 और 10⁻³ गुणा 10⁻³ और बटे के 2 को इसको नीचे लिख दिया मैंने 2 गुणा 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। और इसके मात्रक में जब ये उसकी लंबाई पूछिए एल निकलेगी, यानी मीटर में होगी। और यदि इस तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इस सूत्र के हिसाब से आर बराबर रो बटे एल, यानी आर अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है ए के, यानी आर बराबर वो आर व्युत्क्रमानुपाती पाई गुणा डी स्क्वायर बटे 4, यानी आर व्युत्क्रमानुपाती है डी स्क्वायर के। तो व्यास 2 गुना करने पर 2d का लगा दिया इसमें, क्योंकि 2d का स्क्वायर आर व्युत्क्रमानुपाती आ गया 1/4 डी स्क्वायर। अगर व्यास 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं?
फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को लिखिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पहली हेडिंग है। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए जो निम्न प्रकार हैं। फैराडे का प्रथम नियम, जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा नियम है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल E है तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन d थीटा अपॉन dt है तो फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार E d थीटा अपॉन dt। मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या n है तो E बराबर माइनस का n d थीटा अपॉन dt। तो यहाँ d थीटा का मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो d थीटा बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1, जहाँ थीटा 2 d समय बाद चुंबकीय फ्लक्स है और थीटा 1 प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है? तो यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसमें एक विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है और यदि संवाहक का परिपथ पूर्ण हो तो उसमें सधारा का प्रवाह भी होने लगता है। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन, संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो ये परिपथ दे रखा है जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी लग रही है तथा 5 प्रतिरोध लग रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं तो पहले इन्हें समांतर क्रम में संयोजन से जोड़ेंगे और फिर ये तीनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं तो इन्हें तीनों को समांतर क्रम में करेंगे। फिर इसके बाद इनका तुल्य प्रतिरोध और इनका तुल्य प्रतिरोध को आपस में जोड़ देंगे जो कि श्रेणी क्रम में होंगे ये दोनों आपस में। तो हम 10 ओम व 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/40। तो इसको एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो ये 5/40 आ जाएगा। काटा 5 अट्ठे 40 तो 1/8 तो आर बराबर आ गया 8 ओम। अब ये तीनों समांतर क्रम में है तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो 30 ओम 20 ओम तथा 60 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। 1/R बराबर 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इनका एलसीएम लेकर जोड़ा तो ये 1/10 आ गया और इसको उल्टा करा तो आर बराबर 10 ओम आ गया। अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 8 आया था और इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध 10 आया था। अब ये दोनों समांतर क्रम की जगह श्रेणी क्रम में हो गए तो श्रेणी क्रम में सूत्र होता है 1/O R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीधे सीधे ये जुड़ जाएंगे। तो 8 ओम व 10 ओम के श्रेणी क्रम में है। ठीक है, प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में है। R बराबर 8 प्लस 10 बराबर 18 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध 18 ओम हो गया। नंबर 2, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ओम के नियम से निकलती है। तो ओम का नियम है I बराबर B/R, इसमें B विभवांतर, I धारा तथा R प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध 18 था तो 18 लगा दिया। विभवांतर बैटरी कितनी वोल्ट की लग रही है? 12 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट लगा दिया। अब इसको काटा तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 तो 2/3। अब 2/3 को क्वांटम में निकाला तो आई बराबर 0.67 एम्पियर आ गया और ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर ए बी, इसमें ए बी सफिक्स में लिख रहा है तथा आई मतलब ये भी ओम के नियम से निकाला है। विभवांतर ए बी बराबर आई आर बराबर
आई का मान हमें अभी निकाला था 2/3, तो हमने 2/3 लगा दिया। और आर जो ए व बी के बीच प्रतिरोध था कितना था हमारा, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 8 आया था। ये रहा 8, तो हमने इसको 8 को लगा दिया। तो 2/3 गुणा 8 बराबर 16/3। 16/3 को क्वांटम निकाला तो 5.3 वोल्ट आया। और ये अब खंड खा जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन है, नियोन है, अक्रिय गैस, एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम है तो एथेनॉल। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता के लघुगुणक का ऋणात्मक मान पीएच कहलाता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मानव शरीर में सभी शारीरिक प्रतिक्रिया पीएच 7.8 पर होती हैं। खाना खाने पर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है। यह पीएच एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक है, तो भोजन में प्रोटीन के पाचन में सहायक है। बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र लिखिए। इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, और इसका बनाने की विधि का समीकरण है Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, और इसे गर्म करेंगे, ये डेल्टा बनना है, डेल्टा का मतलब गर्म करना होता है, और उसके बाद बन जाता है NaHCO3 प्लस NaOH। NaHCO3 यही खाने का सोडा है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। निम्नलिखित के IUPAC पद्धति के नाम लिखिए। तो CH3COCH3 प्रोपेनॉन होता है, और C2H5OH एथेनॉल होता है। इसमें देखो 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, और 3 के लिए प्रोप, तो प्रोप आ गया। और CO समूह है तो उसके लिए ऑन लग जाएगा, तो प्रोपेनॉन हो गया। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ लग गया, और OH समूह है तो उसके लिए ऑल लग जाएगा, तो एथेनॉल हो जाएगा। मेंडलीफ का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के किन्हीं 2 दोष को बताइए। मेंडलीफ के आवर्त नियम अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में अनेक उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त नियम अनुसार तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की दोष, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं है। धावन सोडा अर्थात धोने का सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। अब जे इसकी जो इससे पहले जो हमने समीकरण लिखी थी, जस्ट उसकी उल्टी है ये। तो 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने का सोडा था, उसको गर्म करेंगे, उसके 2 मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे, तो Na2CO3 धावन सोडा यानी धोने का सोडा बन जाएगा, प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, क्योंकि धावन सोडा बताया था। एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। एसिटिक अम्ल तो पानी में घोलने पर H आयन देता है, तो CH3 COOH, और जल इसमें ऊपर लिख दिया है, और CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, H आयन दे दिया इसने। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, तो CH3COOH प्लस NaHCO3 प्लस CH3COONa, तो ये इसका Na यहाँ जुड़ गया, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब ये सोडियम एसीटेट बन गया, एसिटिक अम्ल से सोडियम एसीटेट बन गया। और ये NaHCO3 अभी पढ़ा था हमने, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, PCl5 से क्रिया, CH3COOH प्लस PCl5,
तो CH3COCl प्लस HCl POCl3। ठीक है। एथिल अल्कोहल से तो एथिल अल्कोहल से CH3COOH प्लस C2H5OH, इसमें से जल निकल जाएगा तो CH3COOC2H5, इसे एथिल एसीटेट बोलते हैं, इसे एथेनॉल बोलते हैं और इसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसका उपयोग 4 से 18% एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरके के रूप में होता है। अथवा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साबुन का निर्मलीकरण क्या होता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, साबुनीकरण क्या होता है, संकलन अभिक्रिया क्या होती है। तो साबुन का निर्मलीकरण देखते हैं। तो साबुन का अणु दो सिरों वाला होता है। एक सिरे को जलरागी तथा दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन भाग जल विरागी तेल मैल में घुलता है, जबकि आयनिक भाग जलरागी जल में घुलता है। जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं, जहां साबुन के अणु का एक सिरा मैल की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। तो इसमें दिख रहा होगा जलरागी भाग, ये साबुन का अणु है, इसमें जो गोल वाला भाग है ये जलरागी सिरा है, तथा ये पीछे पूंछ जैसी दिख रही है ये जल विरागी सिरा है, ये साबुन का अणु है। और जो आयनिक भाग बोला था इसमें वो होता है जलरागी भाग के ऊपर, तो ये गोल वाले की तरफ आयनिक भाग है, Na+, और ये बीच में दिख रही है ये तेल की बूंद है। तो इससे पानी में इमल्शन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है और हमारे कपड़े को स्वच्छ करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है उसका या फिर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, मतलब उसे विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। H2SO4 प्लस 2K इज इक्वल टू K2SO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस है, और जो पोटेशियम सल्फेट है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, और दो पोटेशियम के अणु हैं। तीसरा, साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। चौथी देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का योग कराकर उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का योग कराकर उसे संतृप्त में बदलने की क्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन का योग करा दें तो वो सिंगल बॉन्ड वाले बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं संकलन अभिक्रिया। तो C3H6 प्लस H2 इज इक्वल टू C3H8। खंड गा, जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, मनुष्य में वृक्क मतलब होता है किडनी, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन पादक हार्मोन है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है, नहीं है, तो अंडाशय मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो हमारी समानता है चीन के विद्यार्थी से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि वह क्या कार्य करता है। तो हमारी लार में मिलता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम लार में होता है जो कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। इस प्रकार खाने का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा होता है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो पुष्प का नर अंग पुंकेसर स्टीमेन और मादा अंग कार्पल होता है, मतलब कहते हैं उनको। एक लिंगी वे जीव जिनमें नर
और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हों, उदाहरण मनुष्य। उभयलिंगी, जिन जीवों में नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंगी, उदाहरण केंचुआ। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? इस पौधे को चुनने के कारण बताइए। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को चुना। इसके कारण निम्न है: मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था। यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता था। इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता वाले होते थे। परागण क्षमता मतलब जनन करने की क्षमता। मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं? नामांकित चित्र बनाइए, इनको प्रदर्शित कीजिए। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? तो त्वचा मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जो पसीने निकलते हैं वह। फेफड़े हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। वृक्क है, किडनी है, मूत्र नली है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है। और इसका एक चित्र देख सकते हैं। ये जो भाग दिख रहे हैं दोनों, ये है हमारी किडनी, और ये बायां वृक्क है, मतलब बाईं किडनी है, और ये दाईं किडनी है। और ये महाधमनी है, जो मोटी सी दिख रही है, महाधमनी। और ये मूत्र वाहिनी है, इसमें से मूत्र वाहिनी है। और ये मूत्राशय है, जिसमें टॉयलेट स्टोर होती है। मूत्र मार्ग, ये सिसन। अथवा हृदय क्या है? एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय हमारे शरीर का वह अंग है जिसके द्वारा पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण होता है तथा प्रत्येक अंग को आवश्यक ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो हृदय वो हृदय हमारे शरीर का मुख्य कार्य वो हमारे हृदय का मुख्य कार्य धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को ऊतकों और शरीर के अन्य हिस्सों तक पंप करते हुए पहुंचाना है। हृदय के रक्त पंप चक्र को हृदय चक्र कहा जाता है। हमारे हृदय को शरीर का सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशी माना जाता है, और औसतन एक सामान्य मानव का दिल एक मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है, यानी 4800 बार प्रति घंटे, यानी 1,15,200 बार प्रति दिन। और 42 लाख 48 वो 4 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 20,48,000 बार प्रति वर्ष धड़कता है। परिसंचरण चक्र में ऑक्सीजन मुक्त रक्त दाएं अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है और फिर दाएं निलय के माध्यम से फेफड़ों में जाता है ताकि ऑक्सीजन भर सके और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सके। ताजा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फिर से पुनर्वितरण के लिए दिल के बाएं कक्षों के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में भेजा जाता है। पूरे शरीर में लगभग 5.6 लीटर रक्त प्रसारित होता है। इस प्रकार हृदय एक पंप के रूप में कार्य करता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसकी क्रियाविधि समझाइए। पौधों में जाइलम ऊतक पौधों में जल का परिवहन करता है और पौधों की जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित किया जाता है। इस जल में पौधे के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण भी होते हैं। अब यह जल जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। पौधों से विशेषकर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से बाष्पन की क्रिया यानी ट्रांसपीरेशन होती है। इस बाष्पन की क्रिया के कारण जाइलम नलिकाओं में दाब कम हो जाता है। इस दाब के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसमें संतुलन बनाए रखने हेतु जड़ों से अवशोषित जल
जाइलम में ऊपर चढ़ने लगता है तथा पेड़ों के कई भागों तक पहुंचता है। अथवा वाला को प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं? नई प्रजातियों के उद्भव पर प्रकाश डालिए। तो आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं। इसमें पहले जैव कार्बनिक अणु बने, फिर इनका समूह बना। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही और अंत में एक निर्जीव पदार्थ जीवित तत्वों के रूप में परिवर्तित हुए। पृथ्वी पर जीवन के प्रमाण अलग अलग समय में जीवाश्मों के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए। जीवों में परस्पर संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनकी रचना में विशेषता अथवा भिन्नता उत्पन्न होती है तथा यह विशेषता उनकी संतान में चली जाती है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नत विशेषताएं उत्पन्न होकर ऐसी जाति तैयार करती हैं जो आदि जीवों में भिन्न प्रतीत होने लगती हैं और एक नई प्रजाति के रूप में स्थापित हो जाती हैं। संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे? एक संक्षिप्त लेख द्वारा समझाइए। तो संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का जिस प्रकार उपयोग हो रहा है उससे उनमें कमी आने लगी है। इन प्राकृतिक संसाधनों को अधिक समय तक चलाने के लिए, इन संसाधनों को बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय या प्रयासों को प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करेंगे तो आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधन उच्च मात्रा में पाए जाएंगे। ये हमारे उपयोग के लिए मिलते रहेंगे। इससे हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा, हमारा पारिस्थितिक तंत्र सुचारू रूप से चलता रहेगा, हमें प्राकृतिक पदार्थों की कमी नहीं होगी और मानव जीवन आसानी से व्यतीत होता रहेगा। ये सभी लाभ होते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से, जिससे हमारे संसाधनों की ज़्यादा हानि नहीं होती। अथवा जल संग्रहण क्या है? इसको किस प्रकार उपयोग में लाकर मनुष्य को, जंतुओं को तथा वनस्पतियों को लाभ पहुंचा सकते हैं? तो जल संग्रहण, वर्षा के जल को भूमि के अंतर्गत संग्रहित मतलब स्टोर करके रखना जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा के जल को कुओं, नलकूपों, गड्ढों को बनाकर एकत्रित कर सकते हैं। इसके पश्चात आवश्यकता पड़ने पर ट्यूबवेल की सहायता से बाहर ला सकते हैं। इससे हमें पीने योग्य तथा दैनिक कार्यों के लिए जल की प्राप्ति होती है, जैसे नहाना, खाना बनाना, कपड़े धोना आदि। जंतुओं को इससे पीने के लिए जल की प्राप्ति होगी। कुओं में एकत्रित जल ट्यूबवेल की सहायता से खेत में सिंचाई कर सकते हैं तथा इस पानी से अन्य पौधों को भी सींच सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।